हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारिका स्टडीज। और आज हम अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुए हैं। और वो मैंने सारे के सारे आपके क्वेश्चंस जो है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाए हैं। आपके एग्जाम में अगेन रिपीट होने के चांस है और आपको ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करने हैं अच्छे से, तो वीडियो में बनी रही है ना। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बेसिकली यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, एक द्विघात समीकरण दिया होगा। उस द्विघात समीकरण यानी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सॉल्व करते हुए हमें यहाँ पे इसके जीरोस फाइंड करने हैं और फाइंड करने के बाद उसका सम और प्रोडक्ट हमें एक बार चेक करके दिखा देना, जो कि आपको अच्छे से आता है। देखो सिंपली हमें करना क्या होता है, यहाँ पर रूट डी की वैल्यू लगाएंगे चैप्टर 4 के अकॉर्डिंग, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमारा b क्या होता था, एक्स स्क्वायर से पहले जो डिजिट आती है वो हमारी b होती थी। x से पहले जो आता था वो एक्स स्क्वायर से पहले a आता है और x से पहले b, और जो अकेली टर्म आती थी उसे हम c मानते थे। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हमारा b क्या होगा, -9 का स्क्वायर माइनस 4a और c। क्लियर हो गया है ना। अब देखो ये हमारा क्या था, a, ये b था, ये c था, मैंने सिंपल इसमें पुट कर दिया। -9 का स्क्वायर करेंगे 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 4 16, 16 2 32। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करेंगे, हमारा क्या बचेगा 49। हम यहाँ पर रूट डी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो रूट रखेंगे और इसका रूट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 7। यानी कि हमारे रूट डी की वैल्यू 7 हो गई फाइंड। इसके बाद जब हमारी रूट डी की वैल्यू फाइंड हो जाती है तो उसके बाद हमने यहाँ पर इसके जीरोस निकालने होते हैं। और जीरोस निकालने की जो हमारी आइडेंटिटी होती थी सिंपली वो क्या होती थी, -b प्लस रूट डी डिवाइड बाई 2a और -b माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। सिंपली आपको b की वैल्यू पता है, वहां पर -9 है, तो यहां पर ये माइनस और -9 प्लस रूट डी की वैल्यू 7 डिवाइड बाई 2a। a कितना है हमारा 2 है। ठीक है, सेम यहां पर पुट करेंगे -9 और माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 7 डिवाइड बाई 2a। क्लियर हो गया। सिंपली देखो माइनस से माइनस हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, 9 में 7 प्लस करेंगे हमारा होगा 16, 2 2 4। क्लियर। और 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 और नीचे होगा हमारा 4। इसे कट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यानी कि हमारे दो रूट आगे निकलकर एक आ गया 4 और एक आ गया 1/2। सिंपली क्लियर हुआ। अब देखो आपने सिंपल करना क्या होता है, जो भी दो हमारे शून्य यानी कि जीरोस निकल के आते हैं उन्हें उनका सम और प्रोडक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा मान लेते हैं। हमारे जो भी दो जीरोस निकलेंगे उन दोनों को अल्फा और बीटा मान लेना है। पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा हो जाएगा। सिंपली हमें इसे चेक करना है तो हम यहाँ पर करेंगे सम ऑफ जीरोस, है ना। क्या करेंगे यहाँ पर, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, -b/a होता है। हमने यहाँ पर जीरोस किसे माना, अल्फा और बीटा को माना, उसका क्या करना है, सम करना है। तो बेसिकली सम करो अल्फा प्लस बीटा। क्लियर, योग कर दिया हमने शून्य को का, इक्वल टू -b/a। अब हमारा अल्फा कितना आया, देखो यहाँ पर हमारा अल्फा आया 4 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2। यहां पर पुट करेंगे 1/2 इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी थी हमारी, देखो यहां पर भी माइनस है वो भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सिंपल हमारा क्या बचेगा, b 9 डिवाइड बाय a, और a की वैल्यू हमारी 2 दी हुई है। क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पर इसे इक्वल टू प्रूफ करके दिखाना है LHS RHS। तो सिंपल देखो जो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होती है उसे कभी भी डायरेक्ट उसे प्लस नहीं करते हैं, उसके लिए हम उसका एलसीएम लेंगे। तो सिंपल 2 का एलसीएम लेंगे 2 ही होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इजीली, 4 2 8 प्लस 1 1 जा 1 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका 9/2 एज इट इज उतार दो, ये भी 9/2 और इक्वल टू 9/2। क्लियर हुआ। ये हमने यहाँ पर इसका क्या कर दिया, सम ऑफ जीरोस कर दिया। सेम ऐसे ही आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे हम। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। क्लियर। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई कर देना है उनका। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा कितना था हमारा 4, तो 4 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2 है। ठीक है, 1/2 इक्वल टू c कितना है हमारा, देखो c की वैल्यू 4 है और a कितना है हमारा 2 है। 4 1 जा 4, 4/2 इक्वल टू 4/2। क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, इवेल्युएट करना है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, और हमें यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है 45 दे रखी है। तो आपने 8.2 में एक टेबल याद करी थी, सभी हमने रेशियोज की वैल्यू याद की थी यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए इवेल्युएट करना है 2 sec स्क्वायर थीटा और थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री दे दी। तो सिंपली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जहां जहां थीटा दिया हुआ हमने थीटा की जगह पर 45 पुट कर देना है। तो सिंपल देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर, यहाँ पे थीटा कितना है 45 है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर 45 हो जाएगा, प्लस 3
cosec स्क्वायर 45 माइनस 2 sin 45 cos 45 बस सिंपल। अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो सिंपली देखो यहाँ पर 2 और ये दोनों मल्टीप्लाई में sec स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √2 होती है, क्लियर, प्लस 3 और sec स्क्वायर cosec स्क्वायर 45 की वैल्यू भी हमारी √2 होती है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया √2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 sin 45 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√2 होती है, सिंपल। cos 45 की वैल्यू भी हमारी 1/√2 होती है, समझ आ गया। अब सिंपली हमने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी तो सॉल्व करेंगे, स्क्वायर से रूट कट हो गया, स्क्वायर से रूट कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 2 4 3 2 6 माइनस √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा हमारा 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2 और 1 1 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट कर देंगे, हमारा सिंपल क्या बचेगा यहाँ पर 1 ही बचेगा। इन दोनों को प्लस करेंगे 10 माइनस 1, आंसर आ जाएगा हमारा 9। क्लियर हुआ। शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सिंपल कि इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0 है, मतलब हमें यहाँ पर sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू गिवन दी हुई है और सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 4 थीटा और cos 4 थीटा। देखो सिंपली है भाई, हमें सिंपल करना क्या होगा, हमें यहाँ पर sin माइनस cos थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें cos sin 4 थीटा और cos 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल देखो जो गिवन दिया हुआ है उसे सॉल्व करते हैं पहले कि भाई sin थीटा माइनस cos थीटा बराबर 0 है। क्लियर हुआ। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, मुझे यहां पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए मैं दोनों तरफ यानी कि बोथ साइड डिवाइड दे दूंगा, दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड दे देता हूं, से भाग दे देंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इक्वल टू, यहां पर हमारा कुछ भी नहीं है तो आप 0 भी समझ सकते हैं, ठीक है। cos थीटा से cos थीटा कटेगा, हमारा कितना बचेगा 1 बचेगा। और आपको यहाँ पर आइडेंटिटी पता है कि जो sin थीटा और cos थीटा होते हैं वो tan थीटा के बराबर होते हैं। तो सिंपल क्या मैं इसकी जगह पर tan थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ये -1 इक्वल टू इधर जाकर प्लस हो गया, तो tan थीटा बराबर आ गया 1। और tan थीटा हमारा 1 कब होता है, 45 डिग्री पर होता है, आपने पढ़ा है। तो सिंपल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भाई जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमें 45 डिग्री मिल जाएगी। सिंपल जो थीटा की वैल्यू हमें मिली है हम यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे और हमें जो फाइंड करना था उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो सिंपली देखो आप कि sin 445 लिख सकता हूं मैं यहाँ पर थीटा की जगह, प्लस cos 445 लिख सकता हूं। क्लियर, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पर sin 45 की हमारी वैल्यू क्या होती है, sin 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो सिंपल इसकी जगह लिख सकते हैं 1/√2 की पावर 4 प्लस cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 की पावर 4, सिंपल लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना है। बेसिकली बच्चे जो है ज्यादातर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट काट देते हैं, उन्हें इजी लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे पावर हमारी क्या दी हुई है 4 दी हुई है, तो भाई क्या पावर 4 से क्या स्क्वायर कट सकता है, ऑब्वियसली नहीं कट सकता। तो देखो सिंपल मैं आपको इजी तरीके से डीपली समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर पावर 4 है कि ये जो हमारी डिजिट है ना नीचे ऊपर वाली डिनोमिनेटर और ये हमारा दोनों के दोनों क्या है 4 बार लिखे हुए हैं। तो सिंपल देखो 1 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करो, 10 बार करो, आंसर आपका 1 ही आना होता है। अब अगर आप √2 को 4 बार लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2, यहां पर प्लस है, प्लस सेम यहां पर होगा हमारा 1 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। अब एक चीज यहां पर नोटिस करो कि भाई ये तो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा हमारा √4 हो जाएगा। सेम यहाँ पर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा √4 हो जाएगा। और 4 किसका रूट होता है, 4 किसका रूट होता है हमारा 2 का रूट होता है सिंपली। तो ये क्या हो सकता है हमारा, हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओनली यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 2 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, इसकी जगह पर भी 2 लिख सकते हैं। सेम यहाँ पर देखो 1 √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, ठीक है। सेम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 ही आएगा। क्लियर। अब देखो 2 2 जा कितना हुआ 4, प्लस यहां पर भी 2 2 जा 4। क्लियर। और मैंने आपको बताया कई बार कि भाई हम कभी भी फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को डायरेक्ट प्लस नहीं करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, उनका एलसीएम लेना होता है। तो सिंपली अगर हम 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा और ऊपर वाली डिजिट्स को प्लस कर देंगे 1 + 1, तो हमारा आंसर होगा 2/4। कट करेंगे आंसर आ गया 1/2। हमें यहाँ पर यही वैल्यू फाइंड करनी थी। सिंपल। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट ये है कि भाई 2 नंबर्स आर इन द रेशियो।
दो नंबर्स दिए हुए हैं और वो अनुपात में दिए हैं, 2:3 के अनुपात में दिए हैं, एंड देयर एलसीएम इज 180 डिग्री। और कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा ना वो 180 डिग्री है, और हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके रिपीट है क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर, सो अच्छे से सीखना। हो सकता है आपके इस बार के बोर्ड के एग्जाम 2024 के अंदर भी ये अगेन आ जाए। तो देखो सिंपल क्या करना है, साफ कहा कि दो नंबर दिए हुए हैं और इनका ये रेशो दिया हुआ है, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। तो सिंपल पहले हम इन दो नंबर्स को लेट कर लेते हैं कि भाई ये क्या है हमारा, एक 2x है और एक क्या है हमारा 3x है, ठीक है। अब हमने इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। अगर इन दोनों नंबर्स का आप एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, इसका एलसीएम हमारा क्या आएगा, 6x आएगा, ठीक है। तो अब देखो आप क्या कर सकते हो, 6x इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना दे रखा है, 180 डिग्री दिया हुआ है, क्लियर हुआ। अब ये हमारा मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा, x इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 6, कट करेंगे इसे, हमारा कितना आ गया, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। मैंने पहले वाले नंबर को 2x लेट किया था, तो सिंपल देखो 2 इंटू एक्स इक्वल टू, देखो 2x के लिए क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। सेकंड नंबर क्या था हमारा 3x, जिसमें मुझे x की वैल्यू कितनी पता है, 30 पता है, पुट कर दी मैंने। सेकंड नंबर मुझे पता चल गया 90, यानी कि क्या कहा था कि जो भी दो नंबर है हमारे उन दोनों का एलसीएम कितना है हमारा 180 डिग्री था, हमने मान लिया, और इसके बाद में हमने इसकी प्योर वैल्यू मतलब जो भी हमारे नंबर्स थे, एक्चुअल नंबर्स थे, वो हमने निकाल दिए। अब सिंपली क्वेश्चन के अंदर आगे कह रहा है कि भाई व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स, इन नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा। यानी कि भाई देखो हम यहां पर आगे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू ए और बी, जो दो नंबर्स निकाले उन्हें इक्वल टू में रख लेंगे, और एलसीएम की वैल्यू हमें कितनी पता है, 180 डिग्री पता है ना। एचसीएफ तो आपको निकालना है, इक्वल टू ए, पहला नंबर हमने क्या माना 60, तो 60, और भाई दूसरा नंबर हमारा क्या था 90, तो मल्टीप्लाई 90, ठीक है। अब देखो ये हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना, तो आप 180 डिग्री को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे, और डिवाइड में जाकर के देखो सिंपल 60 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 180, कट कर दो इसे, सिंपल दोनों से कट हो रहा है, तो देखो 90 1 जा 90, 92 जा 180, या फिर 0 से 0 कट कर देते हैं आप। अब सिंपल 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, 0 का 0 बचेगा, यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल दो नंबर का आपका ये क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा इजी था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि कोई भी इस जो पॉलिनोमियल का बहुपद का एक कोई जीरो है, ठीक है, और आगे कह रहा है इसको उस जीरो को आपको रेसिप्रोकल कर देते हो, तो आपको क्या कर देना, सिंपली के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें यहाँ पर एक बहुपद दिया है और हमने यहाँ पर दो जीरोस खुद मानने हैं। सिंपल एक जीरो हमें नहीं पता, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उसे लेट कर लेंगे एक्स, दूसरे जीरो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सिंपली देखो लेट करते हैं, फर्स्ट जीरो इज एक्स, क्लियर। सेकंड जीरो मानेंगे हम, क्या बोला था आगे, रेसिप्रोकल कर दो उसका अदर का, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या कह रहा है कि ये हमारे दोनों जीरोस निकल गए। अब जीरोस निकलने का मतलब क्या है कि भाई ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली देखो हमें क्वाड्रेटिक एक जो इक्वेशन दी हुई है पॉलिनोमियल, वो क्या है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2। अब ध्यान से देखो आपको क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, और k किस जगह पर आ रहा है, c पे आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, जब भी हम एक पॉलिनोमियल को फाइंड करते थे तो उसे जब चेक करते थे सम ऑफ जीरोस करते थे और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते थे। सम ऑफ जीरोस यानी कि शून्यकों का एक बार योगफल और एक बार शून्यकों का गुणनफल कर देते थे। अब देखो आप अगर यहाँ पर सम करोगे तो सम करने का क्या फायदा, हमें क्या निकालना है के, क्योंकि सम में क्या आएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए आएगा, तो हमें तो यहाँ पर के निकालना है ना। तो आप सम मत करना, सिर्फ 2 नंबर का पूछा है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर दो। देखो यहां हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिंपल क्या होता है हमारा c बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है अल्फा और बीटा, तो हमें अल्फा को और बीटा को मल्टीप्लाई कर देना है और c बाय ए। ठीक है। अब देखो सिंपली आपके पास अल्फा की वैल्यू कितनी है x है और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/x है, मल्टीप्लाई में इक्वल टू c कितना है आपका माइनस k बाय 2, माइनस k माइनस
2 और a कितना है हमारा 6 है, a कितना है 6 है। क्लियर, देखो इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। x वन जा x कट हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका यहाँ पर 1 बचा। इक्वल टू में ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है ना, तो सिंपल देखो माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस का k और माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस का 2 डिवाइड बाय 6। सिंपल, अब 6 जो है दूसरी साइड जाके क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिंपली 6 1 6 इक्वल टू माइनस के प्लस 2। ठीक है, आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, ये के वहां का प्लस हो जाएगा आपका इजीली, तो 6 प्लस के इक्वल टू 2। क्लियर, और आप इसे प्लस से दूसरी साइड माइनस में लेके जाओ तो के इक्वल टू 2 माइनस 6, के इक्वल टू माइनस 4। के की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, सिंपल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p। यहां पर हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस पॉलिनोमियल एंड 6 टाइम्स द अदर। यानी कि भाई हमारा एक कोई भी हम पहले क्या मानेंगे वन रूट मानेंगे, जो कि हमें नहीं पता, तो सिंपल हम उसे क्या मान सकते हैं x मान सकते हैं, और जो दूसरा रूट होगा हमारा वो उसका 6 गुना होगा यानी कि 6 टाइम्स होगा। तो पहला x तो दूसरा कितना हो गया 6x हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सिंपल करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे फर्स्ट नंबर इज x। क्लियर, सेकंड नंबर मानते हैं हम, सेकंड नंबर इज क्या है हमारा 6 टाइम्स यानी कि 6x। क्लियर हो गया। अब हमें दो रूट्स पता चल गए, अल्फा और बीटा हमें पता चल गया। जब हमें अल्फा बीटा पता चल जाएगा तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है ना। तो देखो सिंपल पहले करते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा कितना हमारा x प्लस 6x इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या होती है भाई, एक्स स्क्वायर से पहले ए आता है, एक्स से पहले बी आता है, अकेला जो होता है वो सी होता है, और बी की वैल्यू क्या दी हुई है -14 दी हुई है। तो सिंपल आप देखो माइनस यहां पहले से ही है और माइनस का 14 डिवाइड बाय ए। ए की वैल्यू कितनी है पी है, तो सिंपल पी पुट कर दो, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, 6x और 1x कितना हो जाएगा 7x। तो सिंपल ये क्या हो गया 7x इक्वल टू हमारा क्या बचा 14 डिवाइड बाय p। क्लियर, अब देखो हमारा जो x है ये 7 है, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा और मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएगा तो कट होगा, 7 1 7 7 2 14। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई हमारी 2/p आ गई। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। हमने सम ऑफ जीरोस लगाया और सम ऑफ जीरोस लगा करके हमने क्या करा, यहां पर p की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू निकाली 2/p। हमारा प्रॉपर अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे। सिंपली देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा c बटे a। प्रोडक्ट कर दो इस बार जीरोस का, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा डिवाइड बाय c बाय a। ठीक है, अल्फा कितना है हमारा x इंटू और ये कितना है 6x बराबर c कितना है हमारा, देखो c कितना है 8 a कितना है हमारा p है। क्लियर हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को x से। अगर हम मल्टीप्लाई कभी भी किसी वेरिएबल को वेरिएबल से करते हैं, बेसिकली अगर कहें कि अगर हम कभी भी किसी भी चर को चर से गुणा करते हैं, x को एबीसीडी अल्फाबेट्स को अगर अल्फाबेट से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका स्क्वायर बन जाता है। क्लियर, तो भाई देखो 6x को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर इक्वल टू 8/p। क्लियर, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। आप सिंपली सोचो कि ये भी हमारी एक इक्वेशन बनी और मुझे यहाँ पर x की वैल्यू पता है ना, क्या है 2/p है, तो क्या मैं इस x की जगह पर 2/p लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। तो सिंपल हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुट कर देंगे इसे, यहाँ पर लिखेंगे 2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 8/p। क्लियर, अब देखो स्क्वायर हो जाएगा इनका। ठीक है, 6 बाहर रखो, 2 का स्क्वायर 4 होता है और डिवाइड बाय p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर ही होगा। क्लियर, इक्वल टू 8/p। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा हमारा 24 डिवाइड बाय p स्क्वायर। क्लियर, और आगे देखो 8/p। यहां पर p स्क्वायर का क्या मतलब है, p स्क्वायर का ये तो मतलब है p 2 बार लिखा है हमारा। सिंपल मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं p मल्टीप्लाई p। क्लियर हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा दूसरी साइड, तो p से p हमारा नीचे। आप इतना याद रखो, डिनोमिनेटर में इक्वल टू
तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट आर ड्रॉन टू अ सर्कल, यानी कि भाई हमारा एक सर्कल है और उस सर्कल से दो टेंजेंट यानी कि दो स्पर्श रेखा ड्रॉ करी जाती है और प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट एट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। सिंपल देखो हमें एक सर्कल दिया हुआ है और उससे हमने दो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है और एक बाहर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन की जाती है। तो बताओ कि यहां पर ये जो लाइन इसे बाइसेक्ट कर रही है इसे दो पार्ट के अंदर इक्वल दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ये हमें यहाँ पर नॉर्मली इसे प्रूव करके दिखाना है। तो सिंपली यार आप एक चीज देखिए, यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। हमने ये देखा कि ओपी को हमने ज्वाइन कर रहा है। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर हमने यहाँ पर किया ओपी को ज्वाइन किया, ओ को पी से ज्वाइन किया और एपी एंड बीपी, एपी एंड बीपी आर टेंजेंट्स, है ना। ये दोनों हमारी क्या है, टेंजेंट्स है, जिनकी वजह से यहां पर आप ध्यान से देखेंगे एक दो ट्रायंगल बन रहे होंगे। एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है। तो सिंपली देखो कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे यहाँ पर, ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी। यहां पर हमारे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं और हमें उन दोनों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर देना है। तो सिंपली आप देखो कि एपी बराबर बीपी है, क्यों, क्योंकि ये दोनों की दोनों हमारी क्या है, टेंजेंट्स है। दूसरी चीज देखो कि ओपी इन दोनों के अंदर आ रही है, ओपी इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, ओपी इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रही है, यानी कि ओपी हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो सिंपली लिख सकते हैं ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। और दूसरी चीज तीसरी चीज हमें यहां पर दिखेगी, ओबी और ओए दोनों की दोनों हमारी क्या है, यहाँ पर रेडियस है यानी कि त्रिज्या है। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं कि OA बराबर OB है, यानी कि ये दोनों हमारी रेडियस है। और हमें यहाँ पर तीन चीजें पता चल गई, यानी कि तीनों हमें साइड पता चल गई। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BOP बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर हो गया। अब हमने सीखा कि अगर हमारे दो कोई भी ट्रायंगल प्रूव हो जाते हैं तो उनके बची हुई साइड्स और एंगल्स अपने आप बाय CPCT प्रूव हो जाते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, सिंपल आप लिख सकते हैं हेंस OP बाइसेक्ट एंगल APB। क्लियर हुआ। हमें यहां पर यही सॉल्व करना था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो हमारा थर्ड अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई टू कोसेंट्रिक एंगल, यानी कि हमारे दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है जिनकी रेडियस हमें यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दी हुई है। सिंपल कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, यानी कि इस सर्कल में जो भी लेंथ होगी हमें उस कोड की लेंथ फाइंड करनी है और जो कि हमारे छोटा सर्कल बड़े सर्कल को क्या कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। तो सिंपल देखो कोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, इस यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं सकेंद्र वृत्त। जब एक सर्कल के ऊपर एक और सर्कल आ रहा होता है तो सिंपली उसे क्या कहा जाता है, कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। तो देखो सिंपल ये हमारा एक सर्कल है यहाँ पर और इसके ऊपर एक और सर्कल बन रहा है, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे, कोसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे, यानी कि सकेंद्र वृत्त कहेंगे। और क्वेश्चन में कहा कि भाई छोटे वाले सर्कल से टच करती हुई एक लाइन बन रही है बड़े सर्कल के अंदर, यानी कि कोण बन रही है, जीवा बन रही है। ठीक है, ये हमने यहां पर इसकी जीवा बना दी। ये क्वेश्चन हमारा काफी बार हमारे बोर्ड में रिपीट है, 2022 में भी था और 2023 में भी था। हो सकता है आपका 24 में भी आ जाए, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इजी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। तो भाई देखो एक कोड बन गई हमारी। अब कोड से कहा कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस होगी ना वो कितनी दी हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो सिंपल रेडियस तो सेंटर से बनेगी, तो बड़े वाले सर्कल की क्या मैं यहां बना सकता हूं, बिल्कुल। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां पर ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है। अब आप सिंपली सोचो, मैं इसका नाम दे देता हूं ABOP। क्लियर हो। अब सिंपल देखो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है कि इस जीवा, इस कोड AB की हमें लेंथ पूरी फाइंड करनी है। अब एक चीज सोचो, हमारा यहाँ पर जब ये OP जो है इस पूरी की पूरी AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। सिंपल क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बना तो यहाँ पाइथागोरस ट्रिपलेट लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी तीसरी साइड आपकी 4 हो जाएगी। सिंपल, इतना अगर हमारा 4 होगा तो इसका डबल कर देंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, AB होगा। देखो इसे लिख करके देखते हैं कैसे होगा। हम सिंपल मान लेते हैं
इसको भी इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर हुए। यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको अब नॉर्मल दिखे, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। पहले हम इसे प्रूव कर लेते हैं, ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी, यहां दो ट्रायंगल आपको दिखे, ठीक है, क्लियर। नॉर्मल देखना इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर क्या क्या गिवन है हमें, तो हम लिखेंगे यहां पर कि OA एंड OB दोनों क्या है, हमारी रेडियस है, क्लियर हुआ ना, दोनों 5 सेंटीमीटर है, ये भी तो 5 ही होगी बड़े सर्कल की, ठीक है। और देखो OP दोनों सर्कल के अंदर आ रहा है, तो OP इक्वल टू OP, ये क्या होगा हमारा, कॉमन होगा, क्लियर हुआ। अच्छा तीसरी साइड क्या होगी इसके अंदर, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल हमारे 90 डिग्री मेंशन किए हुए हैं, तो सिंपल लिख सकते हैं हम यहां पर कि एंगल OPA बराबर है एंगल OPB के, ठीक है, बिकॉज ईच 90 डिग्री। समझ आ गया इतना, ठीक है। अब देखो तीनों दोनों ये हमारे ट्रायंगल प्रूव हो गया, कैसे, तीन चीजें पता चल गई, क्या क्या पता चली, दो साइड और एक एंगल, और एंगल हमारा कहां पर आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से या फिर हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड से प्रूव हो जाएंगे। तो सिंपली मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल एओपी कांग्रुएंस ट्रायंगल बीओपी बाय RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है। अच्छा देखो तीसरी साइड क्या बची, AP बराबर BP बची, सिंपल, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर AP बराबर है BP बाय CPST या फिर CPCT लिख दीजिए, क्लियर हुआ। अब देखो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, अब नॉर्मल सोचते हैं कि एक पूरी लाइन दी हुई है AB, क्लियर, देखो एक लाइन दी हुई है हमें AB जो कि पूरे दो पार्ट में टूटी हुई है, ध्यान से देखना, इस P पॉइंट ने AP और BP में से तोड़ा हुआ है, तो इन दोनों को प्लस किया जाए तो दोनों क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा ना। तो सिंपल देखो हम लिख सकते हैं इसे AP प्लस BP। अच्छा देखो AP और BP दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना, अभी अभी आपने प्रूव किया, तो क्या भाई मैं AP की जगह BP लिख सकता हूं, ऑब्वियसली BP की जगह AP भी लिख सकता हूं। तो सिंपल मैं यहां पर क्या करता हूं, AB बराबर AP की जगह पर BP लिखूंगा, तो ये क्या होगा हमारा BP प्लस BP, कितना हो जाएगा टोटल 2BP हो जाएगा, तो AB इक्वल टू हो गया हमारा 2BP, क्लियर हुआ। अब देखो सिंपली हमें क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से हमें इसकी तीसरी साइड निकाल लेनी है ना। तो देखो यहां पर बाय पाइथागोरस करेंगे इसे आगे, क्या होता है हमारा h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। अब h क्या होता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस कौन सी होती थी, जो सबसे बड़ी वाली साइड होती थी वो हमारी हाइपोटेनियस होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर OB का स्क्वायर प्लस इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो सिंपल OB कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है हमारा OP 3 का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू 9 प्लस BP का स्क्वायर, ये प्लस से इस साइड आकर माइनस होगा, इक्वल टू BP का स्क्वायर, ये इसमें से माइनस करेंगे 16 इक्वल टू BP का स्क्वायर। स्क्वायर याद रखना हमेशा दूसरी साइड जाकर हमारा क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, तो सिंपल रूट इक्वल टू BP किसका 16 किसका रूट होता है, 4 का रूट होता है, यानी कि हमारी तीसरी साइड कितनी आ गई, 4 आ गई। हमारा ट्रिपलेट भी होता है 3 4 5 का, तो हमारी तीसरी साइड कितनी आ गई, 4 आ गई। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें AB की पूरी लेंथ निकालने के लिए बोलिए, इतने पे मत छोड़ना। तो सिंपल देखो अभी आपने क्या लिखा यहाँ पर कि जो AB है ना वो बराबर है 2BP के, और BP की वैल्यू आपको कितनी पता है, 4 पता है, तो सिंपल आप रख दो ना यहाँ पर 4 इसकी जगह पर, तो AB बराबर में कितनी हो गई हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई, और हमें यहाँ पर यही प्रूफ करना था, है ना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर समझ आ रहा है तो यार जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को और जल्दी से अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एपी का क्वेश्चन है, इजी है, और एपी के आपके 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, भाई कितनी टर्म होंगी एक एपी में, जहां पर हमें एपी की फर्स्ट और फिफ्थ टर्म पता है। सिंपल कह रहा है जिसकी हमें फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है -14, और उसकी जो फिफ्थ टर्म है वो कितनी दी हुई है 2 दी हुई है, और बताया कि जो क्वेश्चन में लास्ट टर्म होगी, यानी कि लास्ट टर्म हमें कितनी दी हुई है 62 दी हुई है। यानी कि देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि कितने नंबर होंगे एक एपी के अंदर। तो सिंपली बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो एन और एएन में होते हैं। सिंपल देखो जो एन होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल टर्म्स जितनी होती है, जितनी
एक एपी के अंदर सीरीज होती है वो हमारा एन होता है, और जो सबसे लास्ट वाली वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। ए किसे कहते हैं, सबसे पहली टर्म को, और डी क्या होता है, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ? तो देखो सिंपल हमें यहाँ क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ, A1 यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखी है ना, कितनी -14, और A2 दिया हुआ, A फिफ्थ टर्म यानी कि A5 दिया हुआ इक्वल टू 2 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, कुछ लास्ट एल भी कह देते हैं ऐसे, लास्ट टर्म 62 दी हुई है, और फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पर, एन फाइंड करना है। क्लियर हो गया? अब देखो सिंपल यहाँ पर हमें तो फॉर्मूला लगाना होगा एन वाला, लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर हमें A5 दे रखी है, तो जब ऐसे कोई हमें एक बीच में से टर्म उठा के दे देता है तो उन्हें कैसे करते हैं, सिंपली देखो मैं आपको समझाता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, A5 इक्वल टू कितना है, 2 है। तो देखो एक चीज समझो, इसे हम बेसिकली बोलते क्या है, एन बोलते हैं, और यहां पर देखो एन की जो जगह है वो किसने ले ली, आपके 5 ने ले ली, यानी कि भाई इसका मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एन की वैल्यू यहां पर कितनी है, 5 है। तो सिंपल देखो एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 और d होता है। क्लियर हुआ? यहां पर देखो ए एन यहां पर क्या लिखा हुआ है, A5 लिखा हुआ है, सिंपल। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन की जगह 5 है तो 5 माइनस 1 और d, तो a प्लस 4d, यानी कि ये हुआ कि जो A5 है वो किसके बराबर है, आपका a प्लस 4d के बराबर है। मैं सिंपली आपको यहाँ पर ये समझाना चाहता हूं कि हमें जब यहाँ पर A5 दिया था तो हम इसे कैसे लिख रहे थे, एक कम करके a प्लस 4d लिखा। ऐसे ही अगर आपको A21 देगा तो आप a प्लस 20d, A100 देगा तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस 99d लिख सकते हैं, यानी कि एक डिजिट कम करके लिख दो, क्योंकि वो जो हमें नंबर्स दिए होंगे वो n की वैल्यू होगी और n में से 1 माइनस करके यहाँ पर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो देखो सिंपल यहाँ पर हमने A5 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4d लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर a की वैल्यू तो हमें पता है ना, फर्स्ट टर्म कितनी है, -14 है, तो पुट कर दो, तो -14 प्लस 4d कैसे है, देखो अब d कैसे पता चलेगा, d तो हमें यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे ही लिख दो, A5 की वैल्यू तो आपको पता है ना कितनी है, 2 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये -14 इस साइड आकर के क्या होगा, हमारा प्लस हो जाएगा ना, तो यानी कि 2 प्लस 14 इक्वल टू 4d, ये कितना हो गया आपका 16 इक्वल टू 4d, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा तो d इक्वल टू 16/4, कट करेंगे तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4। और एक एपी बनाने के लिए हमेशा हमें किस किस चीज की, एक ए की और d का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमारी सिंपली एपी बन जाती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला, एन फाइंड करने के लिए बोला है, तो एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन वाला अपना फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल। तो क्या होगा, एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। क्लियर हुआ? देखो सारी चीजें हमें पता है, a की वैल्यू -14 प्लस n निकालना है हमें, और d की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है। क्लियर हो गया इतना? देखो am कितना दिया हुआ है हमें, 62 दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 62। ये माइनस से इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 62 प्लस 14 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ पर हो गया 4, प्लस करते हैं, ये हो गया हमारा 76 इक्वल टू n माइनस 1 और 4। एक चीज देखो, n माइनस 1 और 4 के बीच में कैसा रिलेशन, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ जाकर के क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो 76 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू n माइनस 1। इसे कट करते हैं, 4 1 जा 4, 3 कैरी, 4 9 जा 36, 19 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 इधर आकर प्लस होगा, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 19 प्लस 1 20 हो गया, है ना। क्लियर हो गया आपको? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि मस्त क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ वाला क्वेश्चन है, यानी कि एलएचएस आरएचएस बराबर करने वाला है। मैंने इसकी वीडियोस पहले भी बना रखी है, आप वहां से जाकर के भी इसे देख सकते हैं, और भी क्वेश्चन है इसके। इस क्वेश्चन को देखते हैं जो कि हमारा एग्जाम के अंदर 3 नंबर में आया हुआ और इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपली क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हमें प्रूफ करना है tan थीटा के। मैंने आपको सिंपली बताया कि हमें एलएचएस आरएचएस के बराबर प्रूफ करना होता है, तो यानी कि हमें यहाँ पर इसको बराबर प्रूफ करना है tan थीटा के। और tan थीटा आप सोचेंगे कब आता है, सिंपली मैंने आपको तरीका बताया कि जो प्रूफ करना है उसे सोचो कि वो कब आता है। tan थीटा कब आता है, sin थीटा बाय cos थीटा पर आता है, यानी कि हमें यहाँ पर sin थीटा बाय cos थीटा ला करके दिखा रहा है। अगर मेरा इसे सॉल्व करते हुए
साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाता है तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा ना। तो सिंपली देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप सोचो मुझे साइन और कॉस लाना है, इन दोनों के अंदर साइन आ रहा है तो मैं क्या इसमें से साइन कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। और नीचे देखोगे आप, नीचे दोनों में से भी क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अगर मैं बाहर निकाल दूं तो मेरा साइन और कॉस मिल जाएगा मुझे, और अंदर जो भी रहेगा अगर मैं उसे काट दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंपल देखो करना कैसे है कि इन दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकालते हैं, ठीक है। तो कॉमन लेंगे यहाँ पर साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, ये तो मैंने पूरा बाहर निकाल दिया, कुछ नहीं तो 1 बचा, ठीक है। माइनस का साइन और अंदर 2 का 2 आ गया। ये साइन क्यूब थीटा है ना, साइन 3 बार लिखा हुआ है ना, इसका मतलब एक बार बाहर निकाल दी तो अंदर क्या बचेगा, स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में, है ना। अब देखो यहां पर भी सेम वही चीज कि 2 cos क्यूब थीटा, तो cos थीटा कॉमन निकाल देते हैं दोनों में से, इधर और इधर दोनों में से cos थीटा। अब यहां क्या बचा, 3 cos है, एक बाहर निकाल दिया तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में कुछ नहीं तो 1 बचा। सिंपल आंसर तो मेरा यही पर आ गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। लेकिन इस ब्रैकेट को कैसे खत्म करें, यानी कि अगर मेरा ये इससे कट जाए पूरा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आप सोचो अभी कट रहा है तो बिल्कुल भी नहीं कट रहा भाई, इसे काटना पड़ेगा। कैसे कटेगा, सोचो कि भाई ये साइन यहाँ पर कॉस, यहाँ पर ये 1 प्लस का, ये माइनस का। तो सिंपल देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी आ गया कि देखो साइन थीटा एक आइडेंटिटी आपको सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो क्या मैं इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल यहां भी लिख सकता हूँ, कहीं भी लिख दीजिए, फिर उसे चेंज कर दीजिए, कॉमन निकाल दीजिए, हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो मैं आपको और इजी ट्रिक बता देता हूँ। ये सिंपल देखो प्लस में है ना कॉस स्क्वायर थीटा, आपका प्लस से दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप कहीं भी आपको जहां cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिखेगा वहां आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सिंपल। तो देखो ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, क्या इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। आप साइन को भी माइनस में लेके जा सकते थे, कैसे भी करना हो जाएगा ये क्वेश्चन। साइन थीटा डिवाइड cos थीटा, ठीक है, 1 माइनस, अब देखो 2 का 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में बाकी सब कुछ सेम लिखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा देखो अब करते हैं इसे आगे प्रूव। ये जो 2 है इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो देखो सिंपल कैसे लिखेंगे, साइन थीटा बाय cos थीटा 1 माइनस 2 1 जा 2 और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा देखो ये 1 और ये 1 प्लस का 2 माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1 ही बचेगा। तो सिंपल देखो इसको तो ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड cos थीटा, और क्या बचेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक बार अब देखो क्या कॉमन हुआ सब कुछ। देखो ये हमारा क्या हो गया, सॉरी हमने जब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पर प्लस। ऐसी गलती मोस्टली एग्जाम के अंदर होती है, ध्यान रखना। जब भी माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ भी ये क्या हो गया, प्लस। अब देखो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन प्लस का है, माइनस का 1 माइनस का 1, तो सिंपली क्या हो गया, कट गया। क्या बचा आपका, साइन थीटा डिवाइड cos थीटा। और मैंने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि आप जब प्रूफ कर रहे होंगे तो साइन थीटा और cos थीटा आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ गया ना साइन थीटा बाय cos थीटा। तो सिंपल साइन थीटा बाय cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। बस मिल गए यहाँ पर 3 नंबर, है ना। ऐसे क्वेश्चंस हमारे काफी बार रिपीट हुए हैं, सो अच्छे से ध्यान देते रहिए, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का है कि सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अगेन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है। यानी कि इस पूरे को सॉल्व करते हुए क्या लेकर के आना है, 1 लेकर के आना है। अब सिंपल सोचो कि 1 कब आ सकता है, जब हमारा सब कुछ कट जाए, है ना। तो क्या बच सकता है, 1 बच सकता है। तो सिंपल देखो इजी क्वेश्चन है। नॉर्मली आप सोचो कि जो सेक थीटा होता है किसके बराबर होता है, सेक थीटा 1 बाय cos थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बाय cos थीटा ब्रैकेट, इसको सेम लिख दो। यहाँ पर क्यों लिखना है सेम अभी बताता हूं। अब देखो ये सेक थीटा किसके बराबर होगा, अगेन वही 1 बाय cos थीटा के, और tan थीटा किसके बराबर होता है, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा के इक्वल टू 1। सिंपल सोचो कि भाई ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड
cos थीटा, और यहां पर क्या है हमारा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि फ्रैक्शन वैल्यू को कभी भी डायरेक्ट प्लस नहीं करते, उनका एलसीएम लेंगे, cos थीटा ही आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। अभी देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, और मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये क्या है a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, सिंपल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। तो आप कैसे लिख सकते हैं इसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, अभी पीछे क्वेश्चन में किया था ना, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे कटेगा, क्या आ जाएगा हमारा, सिर्फ और सिर्फ आंसर 1 आ जाएगा। यही प्रूफ करना था ना, इजी, मजा आया ना। अब ये कितने नंबर का है आपका, 3 नंबर का आया। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है 5 नंबर का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा बच्चों के लिए। देखो सिंपली क्वेश्चन क्या है हमारा, कि एक ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल पीक्यूआर दिया हुआ है, और उसमें एक एंड पॉइंट है जो कि पीआर को बाइसेक्ट कर रहा है बीच में, ठीक है, हमने बना दिया, ठीक है, जो कि पीआर पर है, और सच दैट क्यूएन परपेंडिकुलर पीआर, यानी कि ये जो क्यूएन है ना, ये जो क्यूएन है पीआर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंब दी हुई है। क्लियर। और हमें यहां पर क्या गिवन दिया हुआ है कि भाई पी एन मल्टीप्लाई एन आर इक्वल टू क्यू एन के स्क्वायर के बराबर है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो पी क्यू आर बन रहा है ना, ये वाला हमें 90 डिग्री प्रूफ करके दिखाना है। तो सिंपली हमने सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हमने प्रूफ क्या करना था। तो हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, 90 डिग्री प्रूफ करना है। और देखो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, 5 नंबर का आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो देखो क्या करना है आपको, ये हमें यहाँ पर गिवन दिया है, और क्या क्या गिवन होगा, गिवन क्या होगा कि ये लाइन पी एन क्यू एन के बराबर हुई है ना, पी एन लाइन बराबर है हमारे किसका, क्यू एन के, और ऐसे ही ये जो क्यू एन लाइन है और किसके बराबर है, आधे इस पार्ट के बराबर है। क्यों, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, सीधी सी बात बराबर होगी, है ना। क्यू एन बराबर है हमारी एन आर के। अब सिंपल सोचो, मुझे इसे 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि इस क्यू एन लाइन में ध्यान से देखो, इस पूरे के पूरे ट्राइंगल पी क्यू आर को दो पार्ट्स के अंदर तोड़ा। अब उन दोनों पार्ट्स को यदि मैं क्या कर लूं, एक दूसरे के बराबर कांग्रेस प्रूफ कर लूं, तो देखो कैसा रहेगा, बेटर है। तो सिंपल देखो, इसके लिए मैं क्या करता हूं, ट्राइंगल पी क्यू एन एंड ट्राइंगल क्यू एन आर, मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, पी क्यू एन और क्यू एन आर, दोनों ट्राइंगल्स को मैं एक दूसरे के बराबर प्रूफ कर रहा हूं। देखो सिंपली अब क्या करना है, इन दोनों के अंदर गिवन देखेंगे कि भाई क्या क्या हमें गिवन दिया हुआ है। तो सिंपल देखो हमें गिवन क्या क्या था यहाँ पर, कि मैं लिखूंगा सबसे पहले कि पी एन बराबर है किसके, क्यू एन के, इन दोनों का पार्ट से। और क्या है ये देखो, इस ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर बन रहा है तो 90 डिग्री बनाएगा, इस ट्राइंगल पे ये 90 डिग्री और इस पे 90 डिग्री। तो लिख सकते हैं कि एंगल क्यू एन पी और बराबर है क्यू एन आर के। क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री। ये क्या था, हमें गिवन दिया हुआ था। और तीसरी लाइन क्या दी हुई थी हमें, कि क्यू एन बराबर है किसके, एन आर के। सेम ये क्या है, हमें गिवन दिया हुआ है। इसका मतलब मेरा ये ट्राइंगल इसके बराबर हो गया किससे, साइड एंगल साइड से। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल पी क्यू एन बराबर है, कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल क्यू एन आर के बाय साइड एंगल साइड। अब सिंपल देखो क्या क्या चीजें बची, इन दोनों ट्राइंगल्स के ये दो एंगल है ना, तो सिंपल मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई हमारा पी क्यू एन एंगल पी क्यू एन बराबर है किस वाले एंगल के, मैं इसका नाम लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिख सकता हूं, एंगल क्यू आर एन के बराबर है, सिंपल, ठीक है। क्यू आर एन मान लिया मैंने, इसके अकॉर्डिंग मान लिया, ये हमारा किसके बराबर है, क्यू आर एन के बराबर है बाय सीपीसीटी। क्लियर हो गया। इसका मतलब मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या है, प्रूफ कर लिया, सिंपल। अब देखो मेरा मेन मकसद क्या है, इस पूरे को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर एक ट्राइंगल को मानता हूं, सिर्फ कर रहा हूं कि भाई एक ट्राइंगल को मानता हूं, इस वाले ट्राइंगल को, और एक ट्राइंगल के तो तीनों एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सिंपल मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं कि ट्राइंगल क्यू एन आर है ना, ठीक है। इसके तीन देखो एंगल कौन कौन से दिए हुए हैं, उनका नाम लिखते हैं कि एंगल क्यू एन आर दिया है, प्लस एक कौन सा दिया हुआ है हमें, एक दिया है क्यू आर एन,
एंगल क्यू आर एन प्लस और कौन सा दिया है हमें, एंगल एन क्यू आर, ठीक है, एंगल एन क्यू आर इक्वल टू लिख सकते हैं 180 डिग्री, है ना, कैसे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया, जिसमें आप देखो आपका जो क्यू एन आर है, क्यू एन आर है वो 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री का है। आपने लिखा था यहाँ पर अभी, है ना, कि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 90 प्लस, अब देखो ये जो क्यू एन आर था, ये जो क्यू आर एन है वो किसके बराबर है, पी क्यू एन के बराबर है ना, और बराबर है तो सिंपल हम क्यू आर एन की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पी क्यू एन लिख सकते हैं, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, पी क्यू एन प्लस एंगल एन क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखो पी क्यू एन, मैं इस पी क्यू एन को और एन क्यू आर को दोनों को प्लस कर दूं, किस किस को, देखो ध्यान से, इस पी क्यू एन को और एन क्यू आर को प्लस कर दूंगा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, तो इस पूरे का नाम क्या होगा, पी क्यू आर। तो इन दोनों की जगह क्या लिख सकता हूं, एंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं प्लस में 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 दूसरी साइड जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 माइनस में 90, एंगल पी क्यू आर की जो वैल्यू होगी पी क्यू आर इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। यही मुझे यहाँ पर प्रूव करना था। क्लियर हुआ, मजा आया, है ना, उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भाई देखो एक और हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कि भाई इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी और एक ट्रायंगल दिया हुआ है डीबीसी, दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक डीबीसी और एक ट्रायंगल एबीसी, जो कि एक सेम बेस पर है, किस पर है, बीसी पर है। और इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी, यानी कि ये जो लाइन है एडी बीसी को बीच पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती है, तो प्रूफ करिए कि ट्रायंगल एबीसी डिवाइड ट्रायंगल डीबीसी बराबर है एओ बटे डीओ के। क्लियर हो गया, सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, तो आपको समझ आ गया क्या करना है। एरिया ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एओ बराबर है, और सेम ऐसे ही एरिया डीबीसी इक्वल टू डीओ के बराबर है ना। तो इसके लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वो क्या होगी, मैं मान लेता हूं इस ए के ऊपर एक और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और वो परपेंडिकुलर में यहां पर मान लेता हूं पॉइंट पी को। ठीक है, और ऐसे ही सेम यहां पर भी मान लेता हूं एक डी से भी, इस वाले पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर यहां पर मान लेता हूं। क्लियर हो गया होगा। अब देखो सिंपली क्या है, यहां पर मैंने क्या किया कि एपी को परपेंडिकुलर बना दिया सेम प्लेन बीसी के ऊपर, और इधर से मैंने इसे क्यू मान लेते हैं, है ना, डी क्यू को परपेंडिकुलर बना दिया मैंने इसके ऊपर, सेम वही बीसी के ऊपर। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज यहां पर कि भाई ये पूरा एक ट्रायंगल है ना, मैंने ऐसा क्यों किया पता है, क्योंकि एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल के अंदर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तब से तो हमें कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने एपी को लेट कर लिया एक लाइन, और एपी को क्या मान लेंगे, हाइट मान लेंगे, ये क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर है। तो क्लियर, तो ये हाइट और ये बेस हो जाएगा इस तरीके से। तो देखो सिंपल, अब यहां पर सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं कि भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो देखो इस पर हमारा हाफ क्या होगा, हम लिखेंगे यहां पर 1/2 इंटू एबीसी इक्वल टू 1/2 बेस कितना है, बेस तो एलईटी लाइन होगी बीसी, और इंटू हाइट क्या होगी हमारी, एपी हाइट होगी। क्लियर हो गया। ऐसे ही डिवाइड कर देंगे इसे किससे, ट्रायंगल डीबीसी से, इसमें भी 1/2 इंटू बेस क्या होगा बीसी इक्वल टू हाइट क्या होगी, डीक्यू मान लेता हूं मैं, इंटू डीक्यू इसकी क्या होगी, हाइट होगी। एक चीज ध्यान से देखो, ये हमारा क्या हो गया, कट गया, यानी कि ट्रायंगल एबीसी डिवाइड ट्रायंगल डीबीसी बराबर क्या हो जाएंगे, एपी बराबर डीक्यू के हो जाएंगे। लेकिन क्या हमें ये प्रूफ करना था, हमें तो एओ डिवाइड बाय डीओ प्रूफ करना था, लेकिन आंसर नहीं आया। सिंपली देखो आंसर अभी आएगा। आप समझो कि इससे ना ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एक ट्रायंगल बन रहा है ना एपीओ, और यहां से बन रहा है डीक्यू, है ना। मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दूंगा और ये मानूंगा कि ये जो लाइन है इसके बराबर है। क्लियर हुआ। तो देखो सिंपली इसे रफ करता हूं, मैं आपको यहां पर समझाता हूं। भाई सिंपल देखो कि क्या करता है, मैंने माना यहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल एपीओ एंड ट्रायंगल डीक्यूओ, दो ट्रायंगल मान लिए मैंने, है ना। इनके अंदर कॉमन चीजें क्या है देखते हैं कि ये ट्रायंगल यहां से एंगल एपीओ 90 डिग्री का है और इधर से डीक्यूओ 90 डिग्री का है, एंगल
डी क्यू ओ क्या है, ईच 90 डिग्री है दोनों। और दूसरी चीज देखेंगे, ये ट्राइंगल दोनों के दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AOP बराबर है एंगल किसके है, हमारा DOQ के, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। यानी कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ट्राइंगल APO सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा DQO के बाय एंगल सिमिलरिटी। क्लियर हो गया इतना? अब हमारा ही प्रूव हो गया। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो AP था, ये AP हमारा AO के बराबर है और ये जो DQ है ये DO के बराबर है। तो सिंपली जो प्रूफ करना था मैं लिख दूंगा कि AO बराबर DO होगा। क्लियर? यहां पर यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, जो कि ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का आया हुआ है, 5 नंबर का आया हुआ है। क्लियर? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर 9 का है। देखो क्या कहते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कि भाई एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और आपकी आइज से, आप एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं और आपकी आइज से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब अपनी आइज से नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण और नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना आपका यहाँ से 60 डिग्री का। क्लियर हुआ? आपने एक टावर को देखा और फिर यहीं से खड़े होकर आपने नीचे फुट को देखा तो आपकी आइज से 45 डिग्री का क्या बनता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो हमें यहाँ पर हाइट, टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन आया है आपका। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप ट्राइंगल मानो 2 दिया हुआ है, हम लेते हैं यहाँ पर ट्राइंगल AEB। ठीक है, ट्राइंगल AEB में क्या है हमारा, हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। बेस को ले लेते हैं, फुट कितना है इसका, तो देखो हम यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा। क्यों? क्योंकि भाई P/B लेते हैं हम, यहाँ पर ले रहे हैं A/EB। ठीक है, तो भाई tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू P। P कितना है हमारा, H है, ठीक है, और B कितना माना मैंने, BE को ये माना, बेस मान लिया। क्लियर हुआ? tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 इक्वल टू H डिवाइड बाय BE। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, H बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H बराबर में √3 BE हो जाएगा। क्लियर हो गया? हमने यानी कि यहाँ पर tan थीटा लगा लिया। अब उसकी आंखों से एंगल ऑफ डिप्रेशन और बन रहा था, यानी कि 45 डिग्री का। और देखो इस बार भी वही है, ये देखो Z बन रहा है हमारा। और फिर दूसरी बात, ये रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड बराबर होती है, तो ये बेस मानो चाहे ये बेस मानो, बात एक ही है। ठीक है, हाइट क्या हो जाएगी इस बार, ये हो जाएगी। यानी कि मैं लगाता हूं इस बार ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, इस बार ट्राइंगल ले रहे हैं हम ये वाला EBC। ठीक है, EBC, इसके अंदर हम लगाएंगे वैल्यू, फिर से P/B लगेगी, और P/B किसका रेशियो होता है हमारा, tan थीटा का। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, tan 45 डिग्री इक्वल टू P कितना है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखो 7 है। ठीक है, और B कितना है हमारा, वही BE होगा। क्लियर हो गया? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू 7 डिवाइड बाय BE। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो BE इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब BE की वैल्यू आपके पास आ गई, तो BE की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। इससे मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब इक्वेशन सेकंड को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आपकी हाइट निकालनी थी कि भाई √3 BE कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया आपका, 7√3 हो गया। क्लियर हो गया? आपकी हाइट कितनी हो गई, 7√3 हो गई, यहाँ पर जो आपको फाइंड करना था। क्लियर हुआ? अगर कहता है इसकी पूरी हाइट बताइए तो आप दोनों को प्लस कर देना, 7√3 प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर आपका क्या बच जाएगा, √3 प्लस 1 बच जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ हाइट फाइंड करने के लिए कहा था, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी ही आएगा, दूसरे क्वेश्चन पेपर का, जो कि क्वेश्चंस उसके अंदर वो होंगे जो कि हमारे एग्जाम के अंदर काफी बार रिपीट हुए होंगे। ठीक है, वो पार्ट आप इसे जल्दी से देखिए, प्रिपरेशन करिए इसकी, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम बोर्ड के जल्दी ही आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। क्लियर? थैंक यू।